हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं ग्रेजुएटी रूल्स फॉर एम्प्लॉयज़। जो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी जगह पे शॉप हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, अपनी सर्विस देते हैं तो जब वो डिपार्टमेंट छोड़ते हैं तो उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाता है उनके सर्विस रिकॉग्निशन के तौर पे। तो उसी को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और हम अपने इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका मैंने इंडेक्स बना दिया है। व्हाट इज़ ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी क्या है इसको जानेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय कवर होते हैं वो जानेंगे। एलिजिबल कैसे होते हैं ग्रेजुएटी के लिए। सर्विस ब्रेक से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन सामान्यतः सभी को होता है उसको क्लियर करेंगे। किन किन परिस्थितियों में ग्रेजुएटी को जब्त करा जा सकता है, आधे तौर पे या पूरी तरह से एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको जानेंगे। ग्रेजुएटी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको जानेंगे। क्या फार्मूला होता है। कोई अगर सर्विस के दौरान ही किसी की मृत्यु हो जाती है तो उससे कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। कोई रिजाइन कर देता है तो कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर डिपार्टमेंट किसी को, कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को टर्मिनेट कर देती है, जॉब से निकाल देती है, तो एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी। ग्रेजुएटी में टैक्स कितना लगता है, ठीक है। ग्रेजुएटी को क्लेम कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, इन सारी चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या है, एक लमसम अमाउंट है जो कि जब एम्प्लॉय की सर्विस खत्म हो जाती है तो उसे पे किया जाता है, ठीक है। लमसम अमाउंट मतलब बहुत सारा, ढेर सारा पैसा, मतलब इकट्ठे रूप में, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं, लमसम दिया जाता है, ठीक है। और ये एक तरह से क्या है, 15 डेज़ बेसिस है। जैसे कि आदमी 12 महीने काम करता है तो उसके हर एक साल, जैसे ग्रेजुएटी जब मिलती है तो उस साल की 15 डेज़ वेजेस, उस साल की नहीं, लास्ट ईयर जो होगा, जो सबसे अंतिम वर्ष होगा, उसकी 15 डेज़ की वेज कैलकुलेट करी जाएगी कितने साल उसने सर्विस किया है, ठीक है। मतलब एक तरह से एक साल में 15 दिन की सैलरी उसे ग्रेजुएटी के लिए दी जाती है, ग्रेजुएटी के रूप में। ये हो गया। और एक ये फाइनेंशियल बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि उनके सर्विस पीरियड के अंत में दिया जाता है। और इंडिया में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी जो है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में जो पास किया गया था उसके अंतर्गत उसके रेगुलेशंस, रूल्स जो हैं उसी को माना जाता है और उसी रूल्स के अनुरूप ही सारे काम होते हैं। और ये एक मैंडेटरी बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर जो है वो जिसने काम दिया है, मतलब जिसके यहाँ कोई कंपनी या डिपार्टमेंट जो भी है, वो मना नहीं कर सकता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को नहीं दूंगा अगर वो एलिजिबल है तो, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि किस तरह के एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSU होते हैं वो भी होते हैं, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, इनमें काम करने वाले वर्कर, एम्प्लॉय सभी एलिजिबल ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और कोई भी शॉप या इस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि 10 व्यक्ति से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी गई है, यानी कि कोई शॉप हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, छोटी मोटी स्टार्टअप ही हो, MSME ही हो, उसमें अगर 10 व्यक्ति से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुएटी दी जाएगी। लेकिन ये क्या है मतलब इसमें यह है कि मान लीजिए जब आपने नौकरी छोड़ी उसमें 8 ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए नवंबर में नौकरी छोड़ी, लेकिन अगर मार्च में उसमें उसके पिछले जो 12 महीने में अगर कभी भी उसमें 10 व्यक्ति से ज़्यादा लोग जॉब किए हैं उस कंपनी में, तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, जो ग्रेजुएटी है वो उसे अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ये नहीं है कि जब आपने नौकरी छोड़ी तो उसमें 5 ही लोग काम कर रहे थे तो वो ये बहाना नहीं दे सकता है। अगर उस पिछले 12 महीने में कभी भी 10 व्यक्ति से ज़्यादा, 10 व्यक्ति से ज़्यादा लोगों ने काम किया तो उसे देना पड़ेगा, वो उस दायरे में आ जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, किसी भी एक भी दिन अगर उसने 10 व्यक्ति से ज़्यादा या 10 व्यक्ति से ज़्यादा लोगों को काम दिया, एम्प्लॉय किया, तो उस दायरे में आ जाता है कि उसे अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और क्या नियम है उसको जानते हैं। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि कम से कम अगर 10 एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो उसके सभी एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी दिया जाना चाहिए।
ठीक है, ये नियम के अनुरूप होगा। और एटलीस्ट 5 ईयर्स की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आप ग्रेजुटी के हकदार नहीं हैं, आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। और ये भी है कि कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, मीन्स कि आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए कि आपने 3 साल किया फिर 2 महीने के लिए आप किसी तरह से ब्रेक ले लिए थे फिर उसके बाद आए तो कर रहे हैं, तो वो नहीं माना जाएगा, वो 5 साल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और किसी ने सुपर एन्यूएशन के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू, रेजिग्नेशन देकर डेथ हो गई या डिसेबल हो गया है, किसी भी स्थिति में वो नौकरी अगर नहीं कर रहा है अब, तो उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। और ये है कि डेथ और डिसेबलमेंट के स्थिति में उसे 5 साल पूरा करना अनिवार्य नहीं है। अगर वो 5 साल पूरे नहीं भी होते हैं और उस व्यक्ति की, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या किसी स्थिति में वो अपंग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो 5 साल पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ये नहीं देखा जाएगा, उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। ठीक है, अगला क्या है कि जो व्यक्ति अगर एम्प्लॉय जो है वो प्रोबेशन में है तो फिर वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन ये प्रोबेशन में जो समय उसने दिए हैं वो ग्रेजुटी के लिए कैलकुलेट करा जाएगा, वो मतलब कि गिना जाएगा। और जो समय उसने नोटिस पीरियड में दिए हैं, कई कई कंपनीज में होता है ना कि नोटिस पीरियड 1 महीने 2 महीने का सर्व करना पड़ता है, तो वो जो आपने टाइम उसमें बिताया है वो भी ग्रेजुटी के लिए इंक्लूड करा जाएगा, काउंट करा जाएगा वो पीरियड भी। ठीक है, और मैंने बता ही दिया कि कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए। ये है दोस्तों सर्विस ब्रेक से रिलेटेड कन्फ्यूजन। ये सामान्यतः बहुत लोगों को होता है कि अगर मैं 20 दिन के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, 5 दिन के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी थी, तभी मैं चला गया था, तो क्या वो मुझे सर्विस ब्रेक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें यही है कि एन एम्प्लॉय सेड बी इन कंटिन्यूअस सर्विस, उसे कंटिन्यूअस सर्विस में माना जाएगा यदि उसकी सर्विस किसी सिकनेस के थ्रू, एक्सीडेंट के कारण, लीव, अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, मान लीजिए उसने छुट्टी उसको नहीं मिली और वो अब्सेंट हो गया, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है, उसने उसके खिलाफ लुकआउट नहीं लगाया था, मतलब कि उसकी खोजबीन करो, उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास किया था कि ये अब्सेंट है इतने दिनों से, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई ऑर्डर अगर नहीं पास किया था तो उसे सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कर दिया था, आपने लीव नहीं लिया था, सामान्यतः हो जाता है, अगर आपने लीव नहीं लिया था और 1 महीने से आप गायब हैं तो आपके खिलाफ लुकआउट ऑर्डर ऑफिस से निकल जाता है। अगर वो नहीं निकला है तो फिर ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निकल गया है तो फिर वो ब्रेक मान लिया जाएगा। और अगर किसी ले ऑफ के थ्रू, स्ट्राइक के थ्रू लॉकआउट हो गया है, सेशन बंद, काम किसी तरह से बंद है, उसमें दिक्कत आ रही है, नहीं हुआ है काम, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी दूसरे कारण से काम बंद है या किसी तरह से स्ट्राइक वगैरह ले ऑफ के कारण, तो फिर वो अगर आप नहीं भी किए काम किसी दिन तो उसे सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा, उसमें आपकी सर्विस कंटिन्यूअस ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आगे देखते हैं कि ग्रेजुटी पेबल टू किस स्थितियों में ग्रेजुटी जो है आपकी जब्त भी करी जा सकती है। किस स्थिति में जब्त करी जा सकती है? यदि जो एम्प्लॉय है उसे रॉटस और डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए कारण उससे सर्विस से निकाल दिया गया है। मान लीजिए वो कोई व्यक्ति है अपने डिपार्टमेंट में बहुत मतलब कि कह सकते हैं ना कि डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया गया, उस कारण उसे निकाल दिया गया, या वो अपने ऑफिस में बदतमीजी करता था इस कारण से उसे निकाल दिया गया, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो नहीं करता था इस कारण से उसे एक पनिशमेंट के कारण बाहर कर दिया गया और उसने डिपार्टमेंट का काफ़ी नुकसान भी किया है, तो उस दशा में उसकी जो ग्रेजुटी है उसे जब्त करी जा सकती है। एंड दूसरा भी है कि अगर उसने कोई ऑफेंस किया है लाइक मोरल टर्पिट्यूड हर जगह काफ़ी देखा जाता है, ठीक है, और वो जो ऑफेंस है उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही करी गई है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जब सर्विस कर रहा है उससे पहले कोई उसने गलती करी है, तो ये बहाना लगाकर उसे ग्रेजुटी से वंचित नहीं करा जा सकता कि इसने पहले ये काम किया था, या कि उसने नौकरी छोड़ दी उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया, तो वो भी नहीं गिना जाएगा। अगर उसने सर्विस के दौरान ही ये काम किया है, कोई मोरल टर्पिट्यूड किया है और इस तरह के ऑफेंस किए हैं, तो फिर और उसके कारण ही उसे टर्मिनेट करा गया है, तो फिर उसकी जो ग्रेजुटी है उसे जब्त करी जा सकती है। उसमें डिपार्टमेंट ये देखेगा कि इसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो उसी अमाउंट तक उसकी ग्रेजुटी को जब्त वो कर सकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि कैलकुलेशन ग्रेजुटी की कैसे होती है।
ग्रेजुटी को कैलकुलेट करने का क्या नियम है इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रेजुटी कैलकुलेशन का देखिए नियम क्या है, लास्ट डांस सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। और लास्ट डांस सैलरी में क्या इंक्लूड करा जाएगा, आपके जैसे HRA मिला, TA मिला, ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करी जाएंगी। लास्ट डांस सैलरी में केवल बेसिक सैलरी और DANS अलाउंस, बेसिक सैलरी और जो DA आपको मिलता है वो काउंट करा जाएगा। और जो सेल्स डिपार्टमेंट में होते हैं उन्हें सेल्स कमीशन भी मिलता है, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए एज अ सैलरी वो कंसिडर करेंगे। और ये मैंने एक फॉर्मूला अपने से बनाया है, GN/15/26, जहाँ पे N सर्विस कितने साल आपने किया वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और B आपकी जो सैलरी थी रिसेंट वो से काउंट करना है। इसमें देखिए ये नहीं देखना है कि आपने पहले जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब कितनी सैलरी थी, अभी कितनी है, बीच में कितनी थी, ये नहीं देखा जाएगा। जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी उससे पहले जो रिसेंट सैलरी थी, लास्ट डांस सैलरी थी, उसमें आपकी कितनी सैलरी थी वो गिना जाएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। देखिए ये मैंने फार्मूला ही लिख दिया है, G=N/B/26। और लास्ट डांस सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी और DA है, और दूसरे जो कोई भी अलाउंस आपको मिलते हैं वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और देखिए कि मान लीजिए टेन्योर कैलकुलेशन से रिलेटेड हम जानते हैं, जैसे कि किसी का 8 ईयर 7 मंथ्स हो गए हैं तो उसे क्या माना जाएगा, 9 ईयर्स माना जाएगा। बिकॉज क्या है, ये 6 मंथ से ऊपर हो गया है। 6 मंथ से अगर ऊपर हो गया है तो उसे फिर 1 साल ही मान लिया जाता है। और अगर 6 मंथ से कम है तो फिर वो काउंट नहीं करा जाएगा। जैसे इसमें है, इस केस में 8 ईयर 5 मंथ्स है ना, तो ये 5 मंथ सब काउंट नहीं करे जाएंगे बिकॉज ये 6 मंथ से कम है, तो इसलिए केवल 8 ईयर्स माना जाएगा। इसमें 6 मंथ से थोड़ा ज़्यादा है, 1 महीना, इसलिए ये क्या है 9 ईयर्स काउंट किया जाएगा। और देखिए कि जो मैंने बताया 5 ईयर्स में, जो 5 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस है उस केस में 4 ईयर, मान लीजिए 4 ईयर 7 मंथ्स हैं, तो उसे ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इसे 5 ईयर नहीं कंसिडर करा जाएगा। ये जो मेमोरेंडम दिया गया है ऑफ ग्रेजुटी से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में जो दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो 240 दिन में 40 डेज को 1 साल मान लेने की बात कही गई है, वो उस केस में अप्लाई होता है जब सर्विस ब्रेक से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा हो। सर्विस ब्रेक से रिलेटेड जब कन्फ्यूजन हो तो इस क्लॉज को कंसिडर करा जाएगा। 240 डेज कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसे एक साल के लिए जब 5 ईयर्स की सर्विस देखी जाएगी उस समय इसे नहीं माना जाएगा, ये है। और दोस्तों ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, आपको अगर इस बारे में एकदम डिटेल्ड जानना है, एकदम एग्जैक्ट जानना है, तो आपको लेबर लॉ एडवाइज़र और या एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए, उनसे कंसल्ट जरूर करना चाहिए इस बारे में, ठीक है। सो अब देखते हैं हम, एक व्यक्ति की मान लीजिए बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस मिलाकर 1 लाख पर मंथ हो रहा है और उन्होंने 7 साल सर्विस की है, तो उनकी ग्रेजुटी कितनी होगी। उनकी ग्रेजुटी 1 लाख इंटू 7 इंटू 15/26, तो कितना हो रहा है, 1 लाख 7 15 26, 4,03,000 रुपये इनकी ग्रेजुटी हो रही है। 7 ईयर सर्विस करने के बाद इतनी इनकी ग्रेजुटी हो रही है, ठीक है। अब और जानते हैं दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 20 लाख की ग्रेजुटी दी जा सकती है, और अगर 20 लाख तक दी जाती है तो वो टैक्स के लिए लायबल नहीं होती है, लेकिन उससे ज़्यादा भी दी जा सकती है। अगर कोई एम्प्लॉयर चाहता है कि इसने मेरी बहुत मदद की, मेरे डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी को बहुत फ़ायदा दिया, इसकी सर्विस से हम काफ़ी कंपनी ग्रो की, तो उसे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन वो फिर टैक्स के लिए लायबल होगी। लेकिन 20 लाख तक अगर है तो वो टैक्स उसमें नहीं लगता है। और किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेजुटी जब उसने अप्लाई किया उसके विदिन 30 डेज उसे मिल जानी चाहिए, और उसके रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के थ्रू। जनरली क्या होता है कि लोग जैसे रिजाइन या रिटायर करते हैं तो तुरंत ग्रेजुटी के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो विदिन उसके 30 डेज के अप्लाई करने के वो उसको ग्रेजुटी मिल जानी चाहिए। यदि एम्प्लॉयर विदिन 30 डेज ग्रेजुटी नहीं पे करता है तो उसे जो ग्रेजुटी पे करना है उस पर इंटरेस्ट के साथ अमाउंट देना पड़ेगा, यानी अमाउंट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर वो विदिन 30 डेज उसको ग्रेजुटी नहीं पे करता है तो, ठीक है। अब जानते हैं ग्रेजुटी फॉर एम्प्लॉइज़ हू डाई इन सर्विस, जिनकी मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान ही, उन्हें कैसे ग्रेजुटी दी जाती है। तो इस स्थिति में उनके जो नॉमिनी होते हैं या लीगल हायर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं ग्रेजुटी प्राप्त करने के लिए, और नॉमिनी और लीगल हायर को डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं।
जो लीगल हायर होते हैं उससे उन्हें फॉर्म के भी फिल करना पड़ सकता है। और ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि जब भी किसी की डेथ हो गई हो या सर्विस उसने छोड़ा हो, कुछ भी केस हो, विदिन 30 डेज़ आपको ग्रेजुटी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मतलब उसके क्लेम के लिए आपको विदिन 30 डेज़ ही अप्लाई कर देना चाहिए। विदिन अगर 30 डेज़ से ऊपर हो जाता है तो एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आपने विदिन 30 दिन के अंदर क्यों अप्लाई नहीं किया था। अब जानते हैं कि ग्रेजुटी अगर डेथ के दौरान मिलती है, डेथ की स्थिति में, तो उसके क्या कैसे रेट्स होते हैं। तो अगर किसी ने 1 साल से कम सर्विस करी है तो जो उसकी सैलरी थी उसका 2 टाइम्स दिया जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 5 साल से कम है तो उसे जो उसकी सैलरी थी उसका 6 टाइम्स दिया जाएगा। अगर 5 साल से ज़्यादा है लेकिन 11 साल से कम है तो उसे 12 टाइप्स ऑफ सैलरी दिया जाएगा, एमोलूमेंट्स, ठीक है। और अगर 11 साल से ज़्यादा है लेकिन 20 साल से कम है तो उसकी सैलरी का उसे 20 गुना दिया जाएगा। लेकिन अगर 20 साल से भी ज़्यादा है तो उसके जितने उसने 6 मंथ्स कंप्लीट किए हैं उसके हर 6 मंथ्स में जो सैलरी उसकी थी, उस 1 मंथ की सैलरी थी उसका 1/2 यानी कि 15 मंथ्स की सैलरी दी जाएगी। लेकिन इसमें यह ध्यान देने की चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 33 टाइम्स होना चाहिए। जो उसकी सैलरी थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 33 गुना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 साल से ज़्यादा है तो ये अप्लाई होता है। अब जानते हैं अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है तो उसे ग्रेजुटी कैसे मिलेगी। अगर उसने 5 साल पूरे होने से पहले ही रिजाइन कर दिया तो उसे ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसने 5 साल के बाद रिजाइन किया है, 5 साल सर्विस कर ली फिर रिजाइन किया है तो उसे ग्रेजुटी मिलेगी। अब जानते हैं कि ग्रेजुटी उन एम्प्लॉयज़ को कैसे मिलेगी जो जिन्हें कि टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि सर्विस से निकाल दिया गया है, उन्हें ग्रेजुटी कैसे मिलेगी। अगर उसके मिसकंडक्ट के कारण सर्विस से निकाला गया है तो उसे ग्रेजुटी कुछ भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके कंट्रोल के बाहर, यानी कि उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था और इस कारण से उसे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है तो फिर वो उसे जितनी भी उसकी ग्रेजुटी हो रही होगी सारी ग्रेजुटी उसको मिलेगी। अब जानते हैं कि ग्रेजुटी में टैक्स कैसे लगता है। मैंने पहले भी बताया है कि ग्रेजुटी अगर आपको 20 लाख तक की मिलती है जो कि मैक्सिमम लिमिट है, अगर वहाँ तक मिलती है तो अंडर रूल 45 वो टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर आपको ग्रेजुटी मिलती है तो उस पर टैक्स लगेगा, उसका आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों कि किसी की ग्रेजुटी 12 लाख हो रही है या 8 लाख हो रही है, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको ज़्यादा दे दिया, 8 लाख की जगह उसको 11 लाख दे दिया, तो वो ठीक है, उससे मिल जाएगी, कोई ले सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा उसने 3 लाख, 8 लाख तो उसकी ग्रेजुटी हो ही रही थी, 3 लाख जो उसको एक्स्ट्रा मिले हैं उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये एक कंडीशन है। अब जानते हैं कि ग्रेजुटी को क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस होती है और उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इंडिया में ग्रेजुटी क्लेम करने के लिए ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ग्रेजुटी अपनी क्लेम कर सकते हैं। पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी कम से कम 5 साल की सर्विस हो गई हो और सेम एम्प्लॉयर के साथ। मतलब कि ये नहीं कि 2 महीने यहाँ किया, 2 साल यहाँ किया, फिर 3 साल वहाँ किया, फिर 1.5 साल वहाँ किया, तो इस स्थिति में काउंट नहीं करी जाएगी। एक ही एम्प्लॉय के यहाँ, एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट में आपने अगर 5 साल पूरे किए हैं तो आपको ग्रेजुटी मिलेगी, ये ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप, जो शुरू में सैलरी मिली थी उसकी हो सके तो, और लास्ट रन सैलरी आप रखिए। अपॉइंटमेंट लेटर इसलिए कि आपको एक प्रूफ रहेगा कि मैंने इस दिन से सर्विस मतलब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग लेटर भी हो सकता है वो, प्रूफ ऑफ सर्विस, ठीक है। और आपको फॉर्म 1 अप्लाई करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सर्विस रिकॉर्ड सारे कुछ अटैच करेंगे। अपनी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट जो मैंने बताया ही उसको आप अटैच करेंगे अपने एप्लीकेशन में। फिर वो अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे, वो वेरीफाई करेगा और आपकी ग्रेजुटी कितनी हो रही है वो कैलकुलेट करके आपको पे करेगा। वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में भी पे कर सकता है या फिर वो ग्रेजुटी पेमेंट ऑर्डर निकाल सकता है जितनी भी आपकी ग्रेजुटी हो रही होगी और उसकी एक कॉपी दे देगा। वो आप अपने आकर बैंक में दे देंगे ग्रेजुटी पेमेंट ऑर्डर, तो वो उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में बैंक क्रेडिट कर देगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयर जो भी है वो डायरेक्ट भी आपके अकाउंट में दे सकता है। सो इतना ही था दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में ग्रेजुटी से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ों को कवर किया है। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, पर्सनल क्वेरी जिसका आपको डाउट है, तो अगर कोई सजेशन भी है तो उसको भी आप कमेंट में करिए, पोस्ट करिएगा। यदि कोई डाउट है, क्वेरी है तो उसको भी पोस्ट करिएगा।
और अगर मुझे नहीं पता होता है उसके रिलेटेड तो मैं उसके बारे में रिसर्च करके या किसी से पूछ करके जो उसके बारे में जानकार हों उनसे पूछ करके रिसर्च करके हर जगह कोयरा में हर जगह से मेमोरेंडम वगैरह सारे चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का रहा हो, यूज़फुल हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। सो किसी को बताने में भी ख़राब सा लगता है। सो आप लोग समझ ही सकते हैं इतने, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें सब्सक्राइब करने में कोई बहुत मेहनत तो लगती नहीं है। सो थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।